हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज मैं वर्ब के बेसिक्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। एक्चुअली वर्ब है क्या, आप यहाँ पर देखेंगे। मैंने वर्ब की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। वर्ब इज अ सेइंग वर्ड, इट इज़ यूज्ड टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। यानी कि वर्ब एक सेइंग वर्ड है। आप इसको डूइंग वर्ड भी कह सकते हो। डूइंग यानी जिसमें कुछ ना कुछ किया जाता है ना। इट इज़ यूज्ड टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। यह नाउन या प्रोनाउन के बारे में, नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में क्या करता है, से समथिंग, कुछ कहता है। ठीक है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन कोई ना कोई काम कर रहा होगा, है ना, तो उसके बारे में जो कुछ भी कहेगा वह शब्द वर्ब कहलाएगा। क्योंकि नाउन प्रोनाउन करता क्या है, कोई ना कोई एक्शन। क्लियर। चलिए एक दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ देखते हैं जो अक्सर हम पढ़ते आए हैं। यहाँ पर देखें, मैंने दूसरे कलर से यहाँ पर मेंशन किया है। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शंस और इट्स स्टेट। वर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट शोज, जो दिखाता है, जो प्रदर्शित करता है, किसको, एक्शंस और इट्स स्टेट, या तो कार्यों को या तो उसकी अवस्थाओं को। हिंदी में मैंने यहाँ पर लिखा है, देखें। क्रिया वह शब्द है, वर्ब वह वर्ड है जो या तो कार्य को दर्शाता है या फिर उसकी अवस्था को दर्शाता है। आप दुनिया भर के जितने भी सेंटेंसेस अभी तक पढ़े होंगे या फिर आगे कभी पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब का होना पाया जाता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो, चाहे वह एक शब्द का हो, चाहे उसमें कई शब्दों के समूह हों, उसमें वर्ब जरूर होगी। फिर से समझें, जैसे आप कहते हैं गो, यह एक वर्ब है। यह सेंटेंस का भी काम करेगा और वर्ड का भी। सेंटेंस का कैसे, जैसे आप कहते हो गो मीन्स जाओ, यह पूरी बात है। इसलिए सेंटेंस वही जो आपकी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता हो। और अगर आप इसे ऐसा देखें, यू कैन गो नाउ, तो यहाँ पर सेकंड टाइम पे जो मैं गो बोल रहा हूँ, वहाँ पर गो एक वर्ब के रूप में है, लेकिन सिर्फ गो मतलब जाओ, यह एक सेंटेंस भी है। तो चाहे छोटे से छोटा सेंटेंस हो या फिर बड़े से बड़ा सेंटेंस हो, उसमें वर्ब तो अवश्य ही होगी। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके काइंड की तरफ। यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप देखें इसको बड़े ध्यान से। काइंड्स, देखिए, जब भी हम वर्ब के काइंड की बात कर रहे हैं, अभी हम बेसिक पर चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे एडवांस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब भी हम वर्ब के काइंड्स की बात करते हैं तो हम दो प्रकार से वर्ब को पाते हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा है मेन वर्ब, इसको हम लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि हमने कहा कि ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमने नीचे लिखा है मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी। आइए देख लेते हैं कि मॉडल में कौन कौन सी हैं और प्राइमरी में कौन कौन सी हैं। यहाँ पास देखेंगे क्रमशः। पहले मॉडल्स में देखें। मॉडल्स में हम पढ़ते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, यूज्ड टू, डेयर, आर्ट टू और मस्ट। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि शैल और विल तो टेंस में यूज़ होती है, तो यह हेल्पिंग वर्ब है। नो डाउट हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में ये मॉडल्स हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जब हम प्राइमरी मॉडल्स या प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखें इसके तीन फॉर्म में हैं। एक तो बी फॉर्म में है, दूसरा डू और तीसरा है। बी में हम पढ़ते हैं इज, एम, आर, वास, बर और बीन को। डू के फॉर्म में पढ़ते हैं डू, डिड, डन अथवा डस को। हैव में पढ़ते हैं हैज़, हैव और हैड को। तो ये मॉडल और हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है ना, दोनों को सामूहिक रूप से हम या तो ऑक्सिलरी बोलते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। ध्यान दें, हमने कहा कि मेन वर्ब को हम लोग लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं या इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर मेन वर्ब, लेक्सिकल्स, ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसी मेन वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को भी ले, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी मेन वर्ब आई हुई है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। लेकिन जिस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट के बिना ही पूरी हो जाती है, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सपोज जैसे हम कहते हैं कि ही लाफ्स, यानी कि वह हंसता है, तो यह इनट्रांजिटिव होगा क्योंकि यहाँ लाफ के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही प्लेज फुटबॉल, तो ही प्लेज फुटबॉल में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लेज के बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट है जिसका संबंध खेलने से है, इसलिए यहाँ पर प्ले क्या है, यहाँ पर देख लें, एक बार मैं लिख देता हूँ, है ना, छोटी साइज में। यहाँ पर देखें आप, जैसे आपने कहा ही प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये, इसलिए यह कौन सी वर्ब होगी, जो प्ले है यह ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्लियर। लेकिन अगर आप कहते हैं ही लाफ्स, वह हंसता है, तो यहाँ पर लाफ के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेंगी अपने बाद, ध्यान दीजिए, अगर कोई वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेती है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव। हिंदी में ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, यहाँ देखें, सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब जो कर्म के साथ हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ हो। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बिना, कर्म के बिना ही कोई क्रिया होती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वर्ब से संबंधित एक प्राइमरी जानकारी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। ध्यान दें, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ब क्या है, एक डूइंग वर्ड है। डूइंग वर्ड मतलब जिसमें कुछ काम होता है, या तो यह कार्य करता है, कौन, वह शब्द वर्ब, है ना, या तो वर्ब कार्य करता है, कार्य करता हुआ प्रतीत होगा, या फिर कार्य के होने का बोध कराएगा। दो चीज़ें, है ना। आइए देखते हैं आगे। कुछ यहाँ पर आपके लिए सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप यहाँ पर देखें और पहचानें कहाँ पर वर्ब है ना। पहला है सुमन लाफ्स। ध्यान दें, पहला सेंटेंस क्या है, सुमन लाफ्स। इसमें क्या वर्ब को बता सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, सुमन लाफ्स में यहाँ पर जो लाफ शब्द आया हुआ है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये LAUGHS। तो यहाँ जो लाफ शब्द आया हुआ है ये क्या है, वर्ब है। और कौन सा वर्ब है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, पहचानते जाइएगा और इसी के साथ सारी चीज़ें क्लियर करते जाइएगा। अगला देखिए, दोज बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ध्यान दें, दोज बॉयज आर प्लेइंग, ये दोनों क्या है, वर्ब है। और यहाँ जो आर है, समझिएगा, यहाँ जो आर है यह प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, और जो प्लेइंग शब्द आया हुआ है यह मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। ठीक ना। तो यहाँ दो चीज़ें समझ लेना जरूरी है। पहला जो आर शब्द आया हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी हेल्पिंग, मॉडल नहीं, प्राइमरी, है ना। और जो दूसरी है प्लेइंग, तो प्लेइंग कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। और क्योंकि इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, प्लेइंग, है ना। प्लेइंग ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि आर क्या है, आर है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़ते हैं। लिखा है करण रीड्स अ नॉवेल। तो यहाँ जो रीड्स है यह क्या है, मेन वर्ब है।
और मेन वर्ब को, जैसा कि हमने पहले कहा, दो पार्ट हैं इसके, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो इसमें यह ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। क्लियर? कई बार बच्चे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, अगर उसको ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। क्लियर? अगेन देखें, विक्रमादित्य वाज अ किंग, यहाँ पर देखें वाज क्या है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अगेन देखें, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, यहाँ भी सिर्फ इज है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है ना। और हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी हमने पहले ही बता दी है आपको। अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से पीछे देखें। सिमरन प्लेज पियानो, यहाँ देखें जो प्लेज शब्द आया हुआ है यह क्या है? यह भी वर्ब है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में ट्रांजिटिव, क्योंकि प्ले तो हो रहा है लेकिन क्या? पियानो पे प्लेइंग का काम हो रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। जबकि यहाँ ऊपर वाज और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, है ना। चलिए, राज हैज़ अ मैजिक स्टिक, यहाँ हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, समझते जाइएगा। अगेन देखिए, लिखा है माई फादर हैज़ कुक्ड फूड, फादर नहीं मदर है एक्चुअली, माई मदर हैज़ कुक्ड फूड, तो यहाँ हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और जो कुक्ड है वह क्या है? मेन वर्ब, जिसमें मेन वर्ब में कौन सा? ट्रांजिटिव मेन वर्ब है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर 15 सेंटेंस लिए हुए हैं, तो आइए आगे देख लेते हैं इसको क्या है। यहाँ देखें, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट भी है और फॉलो भी है। तो ध्यान दिए, मस्ट क्या है? मॉडल है, और फॉलो क्या है? वर्ब है। और फॉलो के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, फॉलो क्या करना है? ट्रैफिक रूल, इसलिए ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, मैं अब आगे नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझना है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं नहीं लिखूँगा, आपको इसी के साथ प्रैक्टिकली समझते जाना है। अगेन देखें, हाउ डेयर यू टू से अबाउट मी, यहाँ देखें हाउ डेयर, अगर आपको लिस्ट याद होगी, डेयर, यूज टू, है ना, मस्ट, तो ये क्या है? मॉडल है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ टू से जो आया हुआ है यह वर्ब नहीं है। वर्ब तब होगा जब ये हेल्पिंग के बाद सीधे आए, अगर उसके बीच में कोई अन्य शब्द आ रहे हैं तो वह कभी भी वर्ब नहीं होगा, है ना। इसे आप आगे पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट में, ये इन्फिनिटिव कहलाएगा, 2+V1, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अगला है आई कैन प्ले पियानो, यहाँ देखें कैन मॉडल और प्ले मेन वर्ब, पियानो आगे ऑब्जेक्ट है तो हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब भी कहेंगे। यहाँ देखिए कैन और प्ले के बीच में कोई भी अन्य शब्द नहीं है, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब भी एक सेंटेंस में दोनों होंगे तो उनके बीच में कोई शब्द नहीं होगा, ये इकट्ठा ही आएंगे। क्लियर? अगेन देखें, वी शैल ओवरकम, यहाँ पर शैल और ओवरकम ये दोनों ही वर्ब हैं। ध्यान दें कि ये हमारी मॉडल है और ये हमारी मेन वर्ब है। क्लियर? इसका मतलब होता है हम कामयाब होंगे। इट में रैन, बारिश हो सकती है, यहाँ पर में हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, और जो रैन शब्द है मेन वर्ब है। नेक्स्ट है 1 and 1 makes 11, यहाँ पर मेक्स मेन वर्ब है। क्लियर? ट्रांजिटिव मेन वर्ब है। और लास्ट है गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, माली पौधों को पानी देता है। तो यहाँ वाटर शब्द जो आया हुआ है वर्ब की तरह है, मेन वर्ब की तरह है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी आपको देना यहाँ पर चाहूँगा, देखेंगे आप सभी, यहाँ से देखें। सबसे पहले क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब एंड एक्सटेंड द मीनिंग इन अ सेंटेंस। क्या होती हैं हेल्पिंग वर्ब? जो सहायक क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं, है ना। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सहायक क्रियाएं, नाम से देखो स्पष्ट है ना।
सहायक क्रिया यानी कि सहायता करती हैं। किन की सहायता करती हैं? मेन वर्ब्स की। ये मेन वर्ब की सहायता करती हैं और क्या करती हैं? एंड एक्सटेंड, और बढ़ाती हैं, है ना, बढ़ाती हैं क्या? द मीनिंग, है ना, मीनिंग को प्रसारित करती हैं, बढ़ाती हैं, है ना, उन्हें अच्छे से समझाती हैं इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में, वाक्य में। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? ये मेन वर्ब की सहायता करती हैं और मीनिंग को अधिक स्पष्ट करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें जरा आगे क्या कहता है। इट कम्स बिफोर मेन वर्ब्स, यह क्या होता है? मेन वर्ब्स के क्या होगा? पहले आएगा। आपने यहाँ देखा ये कैन और प्ले में हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब के पहले है। सेल ओवर कम में ये मेन वर्ब है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, ठीक ना। इसी प्रकार रैन में ये मेन वर्ब है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है। मैंने ये भी कहा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ है तो फिर वो आगे वर्ब नहीं है, भले ही वह वर्ब की तरह क्यों ना दिखे, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको एक जगह ऊपर बताया था, यहाँ हाउ डेयर यू, यहाँ देखें चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इन एक्शन सेंटेंसेस इट कंटेन्स नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन। अगर कोई एक्शन सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब है, आप ऐसा कह सकते हैं, एक्शन सेंटेंस यानी मेन वर्ब वाला अगर कोई सेंटेंस है, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, इसकी अपनी ओन मीनिंग नहीं होती। ओन मीनिंग यानी खुद की मीनिंग नहीं होती, ठीक ना। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो वहाँ इज़ का मतलब है नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज़ राम, तो वहाँ इज़ का मतलब है कि वह राम है। अगेन देखें, इट इज़ यूज्ड एज अ मेन वर्ब्स इन नॉन एक्शन सेंटेंसेस। अगर कोई सेंटेंस नॉन एक्शन वाला है, यानी कि जिसमें मेन वर्ब का अभाव है, तो यह खुद ही मेन वर्ब का काम करती है। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और आपके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एक्शन सेंटेंसेस और नॉन एक्शन सेंटेंसेस लिए हैं। देखें, ही लुक्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ जो लुक्स शब्द आया हुआ है इसमें एक्शन है, कार्य हो रहा है, लेकिन ही इज़ ब्यूटीफुल कोई कार्य नहीं, इज़ यहाँ नॉन एक्शन, ठीक ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ भी यूज़ होती हैं और अकेले भी यूज़ होती हैं। अगर मेन वर्ब के साथ हैं तो उनका अपना अर्थ नहीं होगा, वो मेन वर्ब की हेल्प करेंगी, और अगर ये अकेले हैं तो वह मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। क्लियर? अगेन देखें, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है, यहाँ ही इज़ अ क्रिकेटर, वह क्रिकेटर है, यहाँ काम कुछ नहीं, यहाँ खेलने का काम हो रहा है। विराट मेड मेनी सेंचुरीज, विराट ने कई सारी सेंचुरी बनाई, यहाँ सेंचुरी बनाने की बात हो रही, काम हुआ। विराट इज़ माई फेवरेट प्लेयर, विराट मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, तो यहाँ इज़ हेल्पिंग वर्ब, जो कि नॉन एक्शन सेंटेंसेस के रूप में देख रहे हैं। आई रीड बुक्स, इट इज़ अ यूजफुल थिंग, तो यहाँ देखिए रीड है ना, मेन वर्ब है, यहाँ इज़ हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ देखें आर हेल्पिंग वर्ब, और डू में आईएनजी, डूइंग मेन वर्ब है। यहाँ देखें यू आर माई मेंटर, यहाँ पर भी आर है, यहाँ भी आर है, लेकिन सिर्फ यहाँ आर है, यहाँ मेन वर्ब नहीं है, यानी कि ये नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन मतलब मेन वर्ब का अभाव, है ना। नॉन एक्शन का मतलब क्या है? मुख्य क्रिया का अभाव, इसे हम क्या कहेंगे? नॉन एक्शन सेंटेंसेस, है ना। और जो एक्शन सेंटेंसेस होंगे उसमें मुख्य क्रिया होगी और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, जैसे यहाँ देखें आर और डूइंग। अगेन देखें आई विल कॉल यू लेटर, यहाँ देखें, और इसी प्रकार ही हैड पुअर देन, तो यहाँ पर आई विल, यहाँ पर बिल शब्द लगा हुआ है जो कि हमने एपॉस्ट्रोफी से रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ विल और कॉल हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों हैं। क्लियर? आगे थोड़ा सा देखें, अदिति मेड हिम फूल, मेड यहाँ पर मेन वर्ब, ही वॉज फूल इन चाइल्डहुड, वाज यहाँ पर ही वॉज फूल इन चाइल्डहुड,
तो यहाँ पर चाइल्डहुड क्या वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि नॉन एक्शन में है। अगेन देखें, आई लव माई फादर मदर एंड टीचर्स, तो यहाँ लव मेन वर्ब है। माई फादर इज अ टीचर इज हेल्पिंग वर्ब नॉन एक्शन में। दे आर मेकिंग, हेल्पिंग प्लस मेन, बीच में है कुछ नहीं है। यस दे आर, यहाँ पर आर क्या है, मेन वर्ब के रूप में आया है लेकिन ये नॉन एक्शन है, यहाँ पर मुख्य क्रिया का अभाव है, ये खुद ही मुख्य क्रिया का काम करता है ना, तब इसका अपना खुद का मतलब निकलने लगता है, लेकिन यहाँ आर का अपना खुद का कोई भी मतलब नहीं है। अगेन देखिए लास्ट सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क्स, हैव है ना, अभी आपने उधर पढ़ा था, हैव में हैव, हैज़ और हैड आते हैं, तो यहाँ पर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ये मेन वर्ब है। यहाँ देखें आई हैव नो मोर वर्क्स, तो यहाँ हैव नॉन एक्शन में आया हुआ है, ये अपने साथ में कोई भी मेन वर्ब नहीं लिया है, तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम करेगा, है ना। इस हैव का मतलब होता है पास होना, पास रखना। आई हैव नो मोर वर्क्स, अब मेरे पास कोई भी ज़्यादा काम नहीं है ना। लेकिन यहाँ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क्स, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है ना। तो यहाँ इसका खुद का मतलब नहीं, यहाँ इसका खुद का मतलब है। यही एक्शन सेंटेंस और नॉन एक्शन सेंटेंस में फ़र्क है। चलिए मेन वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर देते हैं। देखें आप यहाँ पर मेन वर्ब्स क्या होती हैं। मेन वर्ब्स को हम लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। यह यूज़र यानी कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि यह किसी कार्य के होने या कार्य के करने को बताता है। मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। ध्यान दीजिए, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब उसके बाद ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब से पहले कभी भी मेन वर्ब नहीं आती है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। यह हेल्पिंग वर्ब के बिना भी यूज़ की जा सकती है। मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के भी यूज़ हो सकती है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आई प्ले, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने कहा आई एम प्लेइंग, तो हेल्पिंग वर्ब एम के साथ में है। क्लियर। आइए कुछ एग्जांपल देते हैं। द ड्राइवर स्टॉप द कार, ड्राइवर ने कार को क्या किया, स्टॉप किया। तो स्टॉप्ड क्या है, ध्यान दीजिए मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब है। क्लियर। चलिए अगेन देखते हैं। द ड्राइवर हैड स्टॉप द कार, यहाँ हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और स्टॉप्ड क्या है, मेन वर्ब है ना। और अगर आगे उसका ऑब्जेक्ट है तो यह मेन वर्ब किस प्रकार की है, ट्रांजिटिव मेन वर्ब, इसका भी ध्यान रखें, ट्रांजिटिव मेन वर्ब। अगेन देखें, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पर जो मूव्स है ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर द अर्थ इज मूविंग, इज के साथ में मूविंग, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से मेन वर्ब आप समझ गए होंगे कि मेन वर्ब अकेले भी आ सकती है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल यहाँ अकेले है, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी आएगी ये एग्जांपल। परंतु अगर दोनों हैं तो पहले कौन सी वर्ब होगी, हेल्पिंग होगी, बाद में मेन वर्ब। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेन वर्ब पहले आए और हेल्पिंग वर्ब बाद में जाए। अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कुछ ऐसा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है, दूसरी नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई वर्ब आ गई है जो वर्ब की तरह दिख रही है, तो भले ही वो दिखती हो लेकिन वो होगी नहीं, वह किसी अन्य फॉर्म में होगी, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। क्लियर। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जो कार्य यानी कि एक्शन या कार्य की अवस्था को दर्शाता है। मैं बार बार इस लाइन पर जोर दे रहा हूँ कि वर्ब वह शब्द है जो कार्य या उसके अवस्था को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कार्य भी पता होना चाहिए और हमें स्टेट भी पता होना चाहिए उसका, उसकी अवस्था भी। एग्जाम्पल्स को देखें जरा। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, सी इज़ राइटिंग अ लेटर, इज राइटिंग, ध्यान दें, सी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो लेटर को लिखने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, यहाँ कार्य हो रहा है, ठीक ना। तो यह जो शब्द है, ध्यान दीजिए, यह जो शब्द है इज़ राइटिंग, यह एक्शन को दर्शा रहा है। यहाँ देखें लिखा है सी इज़ एन ऑथर, यहाँ जो इज़ है यह किसी भी कार्य को नहीं दर्शा रहा है बल्कि अवस्था को दर्शा, आथर होने की अवस्था, है ना। आथर है तो आथर के भाव को, आथर की अवस्था को दर्शा रहा है, तो ये इज़। तो इस प्रकार से यह एक्शन और स्टेट दोनों को दर्शाता है।
काहे का स्टेट ऑफ बीइंग द आथर, आथर होने का भाव बता रहा है, आथर होने की अवस्था। क्लियर। आइए आगे कुछ सेंटेंसेस को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें लिखा है पहला सेंटेंस, सी इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ देखें इज हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग मेन वर्ब। ऐसा नहीं होगा कि हम राइटिंग इधर कर दें और इसको उधर कर दें। क्लियर। अगेन देखें, यू हैव टेकन माई पेन, तो हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, टेकन यहाँ पर मेन वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब तो गिनी चुनी ही हैं, जो भी हैं, है ना। इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 के बीच में आप पाएंगे। और जो मेन वर्ब हैं ये तो बहुत ज़्यादा है ना। सुबह से शाम तक पता नहीं कितने एक्शन, कितने कार्य हम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है दे विल गो टू कॉलेज। यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब है। चौथा सेंटेंस, डायमंड कट्स डायमंड। यहाँ पर कट्स क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम कई प्रकार के सेंटेंसेस इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पता चले एक ही सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो सकती हैं, एक ही सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब हो सकती है, एक ही सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो सकती है ना। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ होगी, वह अकेली होगी, तो वह मेन वर्ब की तरह काम कर रही होगी। दिखने में होगी हेल्पिंग वर्ब, काम उसका मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेन वर्ब अपना खुद का अर्थ देता है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी भी अपना खुद का अर्थ नहीं देता है। चलिए यहाँ देखें, अगला लिखा है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखें स्विमिंग आईएनजी लगा हुआ है, स्विम में आईएनजी स्विमिंग, लेकिन यह कभी भी वर्ब नहीं है क्योंकि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और अगर कोई आपसे ये कहे कि ही इज स्विमिंग, ध्यान दें मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। एक और सेंटेंस अगर लिखा हुआ है ही इज SWIMMING, अगर ऐसा लिखो ही स्विमिंग, तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और स्विमिंग मेन वर्ब है ना। लेकिन यहाँ स्विमिंग पहले आ गया तो ये कभी भी वर्ब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये किसी और रूप में है या नाउन के फॉर्म में है। आगे हम चर्चा करेंगे कि आईएनजी होने से कोई नाउन कैसे हो सकता है। आपको सिर्फ मोटी मोटी बात याद रखनी है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के पहले मेन वर्ब नहीं हो सकती। जब कभी भी होगी तो इस फॉर्मेट में, पहले हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब। क्लियर। भले ही वो दिखने में सेम लग रहे हों, उससे मतलब नहीं है ना। इस चीज़ को दिमाग में हमेशा के लिए बैठाना है, क्योंकि दिखने में तो आप भी सेम हो, लेकिन स्कूल में आप एक स्टूडेंट हो, है ना। घर पर आप लाडले हो, है ना। इसी प्रकार रिलेशनशिप में आप अलग अलग नामों से जाने जाते हो, किसी के भाई, किसी के भतीजे, है ना, किसी की और भी कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, आई कांट लीव विदाउट यू। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आई कांट लीव विदाउट यू। इस सेंटेंस को देखें, आपको एक और चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई कांट लीव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। यहाँ कैन में नॉट छुपा हुआ है, ठीक ना। कैन नॉट को हम शॉर्टकट में कांट कहते हैं। आई कांट लीव विदाउट यू, तो यहाँ कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और लीव क्या है, मेन वर्ब है, समझिएगा। यानी कि मॉडल के साथ भी हम मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरीज के साथ भी हम मेन वर्ब लगा सकते हैं। इज एम आर के साथ भी और कैन कुड में माइट के साथ भी। क्लियर। अगेन देखें, वी हैड टू कैच अ बस। इसको मैंने अलग कलर से ब्रैकेट बनाया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है। देखें हैड यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और टू कैच क्या है, नॉन फिनिट वर्ब है। नॉन फिनिट क्या होती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। एक्चुअली नॉन फिनिट जो होती है वह दिखती तो वर्ब की तरह है, लेकिन वर्ब होती नहीं है। क्यों, अगर हैड के बाद यहाँ पर टू ना होता तो यह मेन वर्ब होती, लेकिन मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई नहीं आ सकता, है ना, कोई तीसरा नहीं आ सकता। ये दोनों जब भी होंगी साथ में होंगी तब तो ठीक है, और अगर बीच में कोई आया तो ज़रूर आप समझो कि ये कुछ और ही है। चलिए आगे बात करते हैं। मेन वर्ब यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर नोट लगा हुआ है, इसको जरूर ध्यान देंगे आप। क्लियर। चलिए अब हेल्पिंग यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की डिटेल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।
आज बस इतना ही, एक प्राइमरी जानकारी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है ना, उसका यूज़ किस प्रकार से होता है, कई सारे सेंटेंसेस हमने देखे, दोनों के बीच में अगर कुछ आए तो वो क्या हो सकता है। इस प्रकार से हमने बहुत सारी बातें आज आपको बताई। नेक्स्ट टाइम जब भी हम रूबरू होंगे तो हमारा टॉपिक क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स की डिटेल्स, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के यूजेस देखेंगे। ठीक है, हम फिर मेन वर्ब पे आएंगे, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है ना, और क्रम से फिर टेंस तक का सफ़र हम लोग तय करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।